डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या बताया था? फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये डेफिनेशन है बेटा। मेरे नॉन करंट एसेट में हर साल कितना फॉल आ रहा है, ये होता है डेप्रिसिएशन। आपके एग्जाम में आता है बेटा कि बताओ व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन या व्हाट इज डेप्रिसिएशन। तो याद रखिएगा ये आंसर कभी भी नहीं लिखा हुआ होगा। ये तो बेटा मैंने आपको आसानी से समझ आ जाए इसलिए लिखा है। अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन का वो ये नहीं है। वो डेफिनेशन क्या है सर? पर्पस क्या है डेप्रिसिएशन का? स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एसेट, स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सर बात एक ही है, बस फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट आपको इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आए कि नॉन करंट एसेट की जब वैल्यू में फॉल आएगा उसको कहते हैं बेटा डेप्रिसिएशन। लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन या पर्पस है बेटा वो ये है, स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो जब भी अब डेप्रिसिएशन का ये वाला एमसीक्यू आएगा आपने इस पे टिक लगाना है बेटा, मतलब एक ही है दोनों का। फिर बेटा सुन ले इधर, कुछ कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं। क्यों भाई डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत पड़ रही है? वैसे तो नहीं आया बेटा लेकिन आ सकता है। आज तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है दोस्त। पहला कॉज क्या है दोस्त? वेयर एंड टेयर। जितना रफली एसिड को यूज करोगे उतनी ज्यादा वैल्यू गिरेगी। दूसरा बेटा ऑब्सोलेंस। सर ओवर टाइम मेरे एसिड्स की वैल्यू ऑब्सोलीट हो जाती है। क्यों भाई ऑब्सोलीट हो जाती है? सर उसकी डिमांड नहीं होती, सर उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे आज के जमाने में टाइपराइटर की कोई डिमांड नहीं है बेटा। टाइपराइटर सिर्फ एक जगह आपको मिलेंगे, जब आपको बेटा अग्रीमेंट वगैरह बनवाना होता है ना तो आप जाते हो, एक ही जगह बनते हैं। आपने अगर एक्सपो सेंटर देखा उसके सामने रोड पे बेटा टाइपराइटर लेकर बैठे हुए हैं वो, वहीं आपको टाइपराइटर मिलेंगे जो अग्रीमेंट टाइप करके आपको देते हैं। और कहीं पे भी टाइपराइटर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि उसकी डिमांड क्या हो गई है? ऑब्सोलीट। नई टेक्नोलॉजीज आई है बेटा जिन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजीज को ऑब्सोलीट कर दिया। जैसे कंप्यूटर की एग्जांपल ले लो, बेस्ट है बेटा पेंटियम 1 2 3 4। आज कोई पूछता ही नहीं है बेटा उनको, क्यों? उनके पार्ट्स ही नहीं मिल रहे बेटा, ऑब्सोलीट हो गई है डिमांड। तो दूसरा रीजन डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या होता है कि मार्केट में डिमांड का खत्म हो जाती है। डिमांड खत्म हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तीसरा बेटा, तीसरा इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सर जैसे ही नया मॉडल आएगा पुराने वाले मॉडल की वैल्यू गिर जाएगी। जैसे बेटा सुन ले, आईफोन 12 अभी रिसेंटली चल रहा है ना, जैसे ही आईफोन 13 आएगा आईफोन 12 की वैल्यू में फॉल आएगा। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी आपके पुराने एसेट की वैल्यू गिरेगी, डेप्रिशिएट होगी। डेप्रिशिएट का मतलब ही क्या है? फॉल आना नॉन करंट एसेट में। चौथा बेटा टाइम फैक्टर। जितना ज्यादा आपको टाइम हो जाएगा उतनी ज्यादा वैल्यू क्या होती रहेगी दोस्त? गिरती रहेगी। आगे हैं सर, उसके बाद मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे बात कर लेते हैं। बेटा मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे बात करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि एमसीक्यूज में बेटा वो पूछता है, वो आपको सिनेरियो दे देगा, बोलेगा बताओ डेप्रिसिएशन निकाल के कि कितनी डेप्रिसिएशन बन रही है। तो इसलिए आपको पता होने चाहिए मेथड्स। बेटा पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन या कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन या कॉस्ट मेथड। दूसरा मेथड इज दोस्त रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर तीसरा मेथड इज रीवैल्यूएशन मेथड। तीनों मेथड से आपको डेप्रिसिएशन निकालना आनी चाहिए है क्योंकि आपको नहीं पता एग्जामिनर कब कौन सा मेथड पूछ ले। तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग और रीवैल्यूएशन। आज ये बात स्टार्ट करते हैं। सर स्ट्रेट लाइन मेथड में किस पे डेप्रिसिएशन लगता है? डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे चार्ज होता है। सर दो मेथड्स हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने के। स्ट्रेट लाइन के थ्रू डेप्रिसिएशन निकालने के दो मेथड्स हैं। एक है फॉर्मूला मेथड, आपको दोनों पता होने चाहिए, आपको नहीं पता एमसीक्यू में वो कौन सा दे दे।
दूसरा है बेटा परसेंटेज मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या है सर? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा सर, ये कॉस्ट तो समझ आ गई, जिस वैल्यू पे हमने एसेट खरीदा है। सर ये स्क्रैप वैल्यू क्या है? बेटा आप सुनना, ये स्क्रैप वैल्यू क्या है? बेटा स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू है, वैल्यू एट विच नॉन करंट एसेट विल बी सोल्ड इन द मार्केट। वो वैल्यू जिसके जब हम यूज कर लेंगे बेटा, लेट सपोज हमारे एसेट की 5 साल लाइफ है, हमने 5 साल बाद जब हमने एसेट को यूज कर लिया, मार्केट में वो $2000 का एसेट बिका है। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये वो वैल्यू है जो आपको यूज करने के बाद मिलेगी। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है बेटा? डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर मैं आज 10,000 का एसेट ले रहा हूं बेटा, और मुझे पता है कि 5 साल लाइफ है इसकी, 5 साल यूज करने के बाद मैं ये एसेट 2000 का बेच सकता हूं। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरा एसेट कभी भी 2000 से नीचे गिरेगा ही नहीं। क्यों भाई? 2000 तो गारंटीड है आपको मिलेंगे। आप डेप्रिसिएशन में से क्यों स्क्रैप वैल्यू हटा रहे हैं निकालने के लिए? इसीलिए मेरा एसेट कभी भी, अगर मेरा एसेट 10,000 का है बेटा, 9,000 हो सकता है बेचने जाऊंगा, 8,000 हो सकता है, 7,000 हो सकता है, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000 तक हो सकता है बेटा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेरा एसेट 1500 की वैल्यू पे आ जाए। नहीं सर, मार्केट में ही 2000 का बिकेगा, तो 1500 इसकी कैसे वैल्यू रह गई? तो स्क्रैप वैल्यू इसीलिए माइनस करता हूं दोस्त, क्योंकि ये वो वैल्यू है जिससे ज्यादा मेरे एसेट की वैल्यू नहीं गिरेगी। यानी मैक्सिमम जो मेरे 10,000 के एसेट की वैल्यू गिरेगी वो 8,000 गिरेगी बेटा। 10,000 में से 8,000 ऐसी वैल्यू है जो फॉल हो सकती है। क्यों सर? क्योंकि 2000 तो हमेशा मिलेगी आपको एसेट को बेचने पे। इसीलिए फॉर्मूला इस तरह डिजाइन किया गया कि कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे, डिवाइड बाय लाइफ। तो बेटा जरा बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है? 4,000 आ रहा है? 4,000 आ रहा है? कितना आ रहा है? 1600। 1600 डेप्रिसिएशन आ रही है बेटा। तो हर साल बेटा मैं क्या करूंगा? 1600 डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। 5 साल बाद मेरे एसेट की वैल्यू 8,000 गिर चुकी होगी, और कितनी वैल्यू रह जाएगी? 2,000, और मैं इसको मार्केट में इतने का ही बेच दूंगा। अब बेटा आओ जरा दूसरा परसेंटेज मेथड। सर अब आ जाओ बेटा, जरा दूसरा मेथड पढ़ते हैं, परसेंटेज मेथड। सर ये क्या मेथड है? आ जाए पढ़ते हैं बेटा परसेंटेज मेथड। सर परसेंटेज मेथड है, आपको एसेट की कॉस्ट बताएगा और आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताएगा। आपको सिंपल कॉस्ट पे रेट लगाना है डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन निकल आएगी। एग्जांपल सर आपको बोला है भाई एसेट 10,000 रुपए का, हर साल हमारी वैल्यू 20% डेप्रिशिएट होगी, तो बेटा हर साल का एक्सपेंस कितना होगा? 2,000। सर स्ट्रेट लाइन की यह खासियत है कि हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट वुड बी सेम, depreciation amount will be same। मैं जब डेप्रिसिएशन निकालूंगा अमाउंट बराबर आएगी। अब बेटा सुन लो जरा एक बात, आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में जब बेड डेट्स पढ़ाया था, बेटा तो आपको बताया था कि देखें सिंपल वो प्रोविजन नहीं निकलवाएगा, कभी कभार वो बोलेगा बताओ प्रोविजन की इनकम स्टेटमेंट में क्या वैल्यू जाएगी, और बताओ कि प्रोविजन की एसओएफपी में वैल्यू क्या जाएगी। वो ये पूछता है बेटा, एमसीक्यूज में ने पूछा है, आपके पेपर में भी पूछेगा। तो सर अगर यहां वो मुझसे पूछता है कि इनकम स्टेटमेंट में क्या वैल्यू जाएगी, तो बेटा हर साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 1600। और हमने पढ़ा है कि एसओएफपी एज एड बनती है, तो एसओएफपी में क्या जाएगा बेटा? कंबाइंड डेप्रिसिएशन यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगा। बताता हूं अभी कैसे निकालते हैं, पहले जरा रिड्यूसिंग बैलेंस पे बात कर ले, फिर अभी बताऊंगा एमसीक्यू लिख के एक सिनेरियो बना के समझाऊंगा, टेंशन नहीं ले। तो आओ बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होती है सर? कॉस्ट पे चार्ज होती है। और कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स, फॉर्मूला और परसेंटेज, दोनों आपको पता होने चाहिए, किसी भी एक से वो डेप्रिसिएशन निकलवा सकता है।
दूसरा बेटा रिड्यूसिंग क्या है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन नेटबुक वैल्यू। सर यहां डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगी, नेटबुक वैल्यू पे चार्ज होगी। अच्छा सर फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बता दें सर। फॉर्मूला होगा नेटबुक वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर ये तो हमें समझ आ गया कि बेटा नेटबुक के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से नेटबुक वैल्यू निकालनी है। सर ये नेटबुक वैल्यू कैसे निकलेगी, सर ये नेटबुक वैल्यू निकलेगी कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन निकाला है, जब कॉस्ट में से वो माइनस करोगे तो जो अमाउंट आएगी उस पे रेट निकलेगा। स्ट्रेट लाइन में तो हर साल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, कॉस्ट पे। कॉस्ट तो सेम है बेटा, कॉस्ट कभी भी चेंज तो नहीं होगी, तो डेप्रिसिएशन हर साल सेम आता है। रिड्यूसिंग में ऐसा नहीं होता, अभी प्रूफ करूंगा एक सवाल करवा के। रिड्यूसिंग में बेटा इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है। रिड्यूसिंग में इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, जैसे जैसे ईयर्स आगे जाएंगे बेटा डेप्रिसिएशन विल फॉल, डेप्रिसिएशन गिर जाएगा बेटा। अभी प्रूफ करता हूं। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में बात की, स्ट्रेट लाइन की एग्जांपल्स पढ़ी बेटा। अब रिड्यूसिंग की एक सिनेरियो बनाता हूं, देखिएगा। सर रिड्यूसिंग का सिनेरियो एग्जांपल बनाते हैं, डिस्कस करते हैं। बेटा मेरा एसेट है, उसकी कॉस्ट है 100,000, उस पे डेप्रिसिएशन रेट लगता है बेटा लेट सपोज 15% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सॉरी सर। तो हम बात कर रहे थे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। बेटा कॉस्ट है 100,000, डेप्रिसिएशन रेट है 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब बेटा देखो कभी भी जो है ना, वो एग्जामिनर इतना तेज है भाई, कभी भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं देगा। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड देगा तो पहला साल नहीं देगा बेटा। क्यों भाई, सबको पता है 100,000 का 15% पहले साल तो कॉस्ट पे ही रेट लगता है, हमने अभी बात की। क्योंकि पहले साल नेटबुक वैल्यू नहीं होती सर, तो 100,000 का 15% 15,000 बेटा वो मांगता है। तो दूसरे साल की, तीसरे साल की या चौथे साल की, क्यों सर डायरेक्ट निकल ही नहीं सकती, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं निकल सकती। आपको अगर बेटा दूसरे साल की चाहिए तो आपको पहले साल की वर्किंग करनी पड़ेगी। क्यों सर, नेटबुक वैल्यू पे दूसरे साल से रेट लगेगा। नेटबुक वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। तो आप चेक करो बेटा, कॉस्ट थी 100,000, पहले साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 15,000, माइनस करेंगे, अब जो आंसर आएगा उस पे 15% लगेगा। जल्दी बताएं बेटा आंसर क्या आ रहा है। 85,000 का 15% निकालें दोस्त, बोलो बेटा। 12,750। 12,750। फिर एयर 3 पे आओ बेटा। एयर 3 की कैसे निकालूंगा सर, कॉस्ट 100,000, आज तक एयर 1 में 15,000 लगाई, एयर 2 में 12,750 लगाई, अब लगेगा रेट बेटा 15%। जरा निकालो कितना आ रहा है दोस्त, जल्दी से। दोस्त कैलकुलेटर चलने चाहिए। 10,837। 10837। जी सर। अब बेटा देखो क्या पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में सर डेप्रिसिएशन सेम होगा, डेप्रिसिएशन सेम होगा। क्यों सेम होगा भाई, क्योंकि हर साल कॉस्ट पे ही तो लगेगा। लेकिन रिड्यूसिंग में बेटा शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, ये देखें यहाँ लिखा है, और जैसे जैसे एयर्स बढ़ते जाएंगे डेप्रिसिएशन गिरेगा। ये देखो शुरू के साल में 15,000 था, अगले साल जैसे ही आया डेप्रिसिएशन कम हो गया, उसके अगले साल जैसे ही आया डेप्रिसिएशन और कम हो गया, चौथा साल निकालोगे डेप्रिसिएशन और कम हो जाएगा। अब एमसीक्यू कैसे आएगा सर, एक तो सिंपल एमसीक्यू वो देगा कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, करंट डेप्रिसिएशन हम निकाल दो, या व्हाट इज द डेप्रिसिएशन टू बी रिकॉर्डेड, what is the depreciation to be recorded in income statement of second year। तो सर सेकंड ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन है, 12,750। आप इस पे टिक कर लोगे बेटा, ये आपका आंसर है 12,750। लेकिन सर वो आपसे ये भी पूछ सकता है, बताओ what is the depreciation, what is the depreciation to be recorded in SOFP। तो बेटा गौर से सवाल पढ़ना है, what is the depreciation, टोटल डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करता है, what is the total depreciation to be recorded in SOFP। तो बेटा हमें पता है SOFP में टोटल आज तक जितनी डेप्रिसिएशन लगाई है वो जाएगी, करंट ईयर की सिर्फ नहीं जाएगी। तो अगर एयर 2 की निकालनी है दोस्त टोटल डेप्रिसिएशन, तो आप क्या करोगे बेटा, एयर 2 की निकालनी है तो एयर 1 भी प्लस एयर 2,
एयर 1 में कितनी लगाई थी दोस्त? 15,000। एयर 2 में लगाई थी 12,750। टोटल डिप्रिसिएशन बेटा कितनी आई जरा बता दें जल्दी। 27,750। 27,750 पे आप आंसर टिक करोगे बेटा एमसीक्यू में। क्या ये क्लियर है सर? तो बेटा देखो रिक्वायरमेंट बहुत गौर से पढ़नी है। इनकम स्टेटमेंट के लिहाज से डेप्रिसिएशन मांगी है तो जिस साल की मांगी होगी सिर्फ वो लेके जाऊंगा, लेकिन अगर एसओएफपी की मांगी होगी तो एयर्स 1 से लेके जिस साल की मांगी है उस साल तक प्लस करके लेकर जाओगे। क्या ये क्लियर है दोस्त? जल्दी बताएं, जल्दी बताओ बेटा क्लियर है? सबके नाम नहीं लूंगा, प्लीज खुद बता दो। जी सर। यस सर। जी सर। चले बेटा आए। तो सर दो मेथड्स हमने पढ़ लिए, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग, और मैंने आपको बता दिया एमसीक्यू कैसे आएगा इस चैप्टर पे। तीसरा है रिवैल्यूएशन मेथड। सर मैंने जब आपको पढ़ाया था ओरिजिनली मैंने आपको कहा था ये रिवैल्यूएशन मेथड उन एसेट्स पे लगता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट टू मेजर नॉन करंट एसेट। बड़े नॉन करंट एसेट्स के लिए के सपोर्ट के लिए जो एसेट्स यूज होते हैं उन पे रिवैल्यूएशन लगाते हैं। एग्जांपल, सर आपने बहुत बड़ी मशीन ली है, उस पे तो आप स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग लगाओगे। उस बड़ी मशीन को मेंटेन करने के लिए, उस बड़ी मशीन की एफिशिएंसी सही चले उसके लिए आपने एक छोटा नॉन करंट एसेट लिया है, जैसे लूज टूल्स हो गए बेटा। सबसे बेस्ट एग्जांपल रिवैल्यूएशन की लूज टूल्स है। तो बेटा लूज टूल्स हो गए, लूज टूल्स क्या सर? हैमर हो गई, सर प्लास हो गया, सर ये भी नॉन करंट एसेट है, ये भी डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन सर इनकी वैल्यू बहुत इममटेरियल होती है, बहुत छोटी होती है। हैमर कितने का होगा? ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का। उस पे अगर स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग लगाने जाओगे तो कितनी छोटी डेप्रिसिएशन आएगी। इसीलिए छोटे एसेट्स पे हम रीवैल्यूएशन मेथड लगाते हैं, जिसका फॉर्मेट क्या है सर? ओपनिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऐड करूंगा परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जितने नॉन करंट एसेट आपने साल में खरीदे बेटा, लेस करूंगा बेटा डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अभी बात करूंगा डिस्पोजल पे, सबको पता तो होगा बेटा डिस्पोजल का मतलब एसेट बेचना, लेस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। तो बेटा लेट सपोज अगर मेरा ओपनिंग एसेट था साल के शुरू में, मेरे पास लूज टूल्स की वैल्यू थी अगर लेट सपोज 10,000, साल के बीच में बेटा मैंने 2,000 के एसेट्स परचेज किए हैं, 3,000 के एसेट्स बेचे हैं बेटा, और क्लोजिंग डेट पे आकर आपको ये पता चला कि आपके एसेट्स की वैल्यू ऑफ 7,000 रह गई है, तो बेटा फॉल कितना आया दोस्त? 12,000 माइनस 3, 9,000। 9,000 वाले एसेट अब 7,000 के हो गए, 2,000 डेप्रिसिएशन है बेटा। क्या ये क्लियर है रिवैल्यूएशन मेथड दोस्त? जल्दी बता दें, क्या ये क्लियर है रिवैल्यूएशन मेथड? जी सर। तो सर दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, अभी तक जो पढ़ा उस पे कैसे कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं। सबसे पहला बेटा बोलेगा बताओ डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, पर्पस क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो हमने पढ़ा, हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें लिखा हुआ होगा टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ या ओवर इट्स लाइफ। दूसरा हमने पढ़ा कॉजेस पूछ सकता है, वैसे तो आज तक कभी आए नहीं, बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया। तीसरा बेटा आपको तीनों मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना आनी चाहिए, क्योंकि वो ये सवाल पूछ सकता है व्हाट इज द डेप्रिसिएशन टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट में करंट डेप्रिसिएशन जाएगी। और अगर वो ये पूछेगा बताओ टोटल डेप्रिसिएशन एसओएफपी में कितनी जाएगी एयर में, जो भी एयर है, तो हम करंट प्लस पिछले सारे सालों की डेप्रिसिएशन ऐड करके आंसर टिक करेंगे। अच्छा सर और क्या आ सकता है? सर आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाना आनी चाहिए है, वो पूछ सकता है, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में बेड डेट्स के लिए पढ़ा था, बेड डेट्स में एंट्री बनाना पूछ लेगा, बताओ बेड डेट्स की क्या एंट्री बनती है, बताओ प्रोविजन की क्या एंट्री बनती है, बताओ बेड डेट रिकवर्ड की क्या एंट्री बनती है। वैसे ही यहाँ पे वो आपसे डेप्रिसिएशन की एंट्री पूछ सकता है, वो आपसे डिस्पोजल की, एसेट बेचने की एंट्री पूछ सकता है, वो आपसे डिस्पोजल अकाउंट का गेन लॉस भी निकलवा सकता है। निकलवाया है बेटा उसने, आप पास पेपर्स उठाएं, उसने डिस्पोजल बोल रहा है एसेट बेचा है और गेन लॉस निकाल के दिखाओ। तो बेटा ये सारी चीजें अभी पढ़ते हैं। अब बेटा एंट्रीज पे बात करनी है हमने, डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, पर्पस जो एमसीक्यू में पूछता है वो कवर किया, मेथड्स किस तरह डेप्रिसिएशन निकलती है बेटा, कॉजेज इन पे बात की। अब हम बात करेंगे बेटा एंट्रीज पे। डेप्रिसिएशन की एंट्री बेटा पूछ सकता है आपके एग्जाम में
कि बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनेगी बेटा। तो बेटा बहुत गौर से सुनना, सर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? सर हमने अभी पढ़ा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है दोस्त, फॉल इन द वैल्यू। सर मेरे एसेट की वैल्यू में फॉल इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। तो बेटा अगर मेरे किसी चीज की वैल्यू में अगर फॉल आता है दोस्त, फॉल का मतलब क्या है सर? कंपनी का नुकसान, आपका लॉस। सर लॉस यानी एक्सपेंस। तो बेटा एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट होता है। आप एंट्री क्या बनाओगे दोस्त? आप एंट्री बनाओगे इनकम स्टेटमेंट डेबिट। सर क्यों इनकम स्टेटमेंट डेबिट? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर अगेन सर यहां भी आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में भी आपने प्रोविजन बताया था एस्टिमेट। तो सर यहां भी तो एस्टिमेट है, आपके हिसाब से आप वैल्यू गिरा रहे हो ना। एक्चुअल में तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम से भी गिर सकती है, ज्यादा से भी गिर सकती है। ये तो आप प्रोविजनिंग कर रहे हैं, ये तो आप एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट क्यों किया दोस्त? इसीलिए डेबिट किया कि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। सर प्रोविजन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर प्रोविजन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ट्रीटमेंट लायबिलिटी वाला होता है, लायबिलिटी बढ़ता है क्रेडिट होता है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनाते हैं हम लोग, तो आप इस पे टिक कर दोगे बेटा इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा सर दूसरा आपसे वो पूछता है डिस्पोजल की एंट्री। दूसरा वो आपसे पूछता है डिस्पोजल की एंट्री। अच्छा सर ये डिस्पोजल की एंट्री पूछ ली, तो हमने जब पढ़ाया था आपको डिस्पोजल तो आपको बताया गया था कि डिस्पोजल के केस में 3 एंट्रीज बनती हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो आपसे कौन सी एंट्री पूछता है। ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों एंट्रीज पूछे, लेकिन हमें तीनों पढ़नी होंगी ताकि आपको एग्जाम में अगर कोई भी एंट्री पूछे तो आपको पता हो। तो बेटा सबसे पहली एंट्री, डिस्पोजल का मतलब क्या है पहले तो वो सुन लो। डिस्पोजल का मतलब है सेलिंग नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट को बेचना, इसीलिए उसको कहते हैं डिस्पोजल। अच्छा सर अब नॉन करंट एसेट को बेच रहे तो क्या होगा बेटा? आप जब नॉन करंट एसेट को बेचते हो, नॉन करंट एसेट आपके बिजनेस से जा रहा है, यानी नॉन करंट एसेट कम हो रहा है बेटा, जा रहा है। इसका मतलब क्या है सर? नॉन करंट एसेट कम हो रहा है। तो बेटा एसेट तो क्रेडिट हो जाएगा सर, एसेट तो क्रेडिट हो जाएगा। देखिएगा दोस्त, सर एसेट तो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर समझ आ गया, एसेट तो क्रेडिट होगा। सर डेबिट क्या करूं? सर डेबिट क्या करूं? अगर मैं यहाँ 2 मिनट के लिए अगर एसेट अकाउंट बनाऊं बेटा, यहाँ देखिएगा 2 मिनट के लिए अगर मैं एसेट अकाउंट बनाऊं, मैं प्रोविजन का अकाउंट बनाऊं और बेटा मैं डिस्पोजल का भी अकाउंट साथ साथ खोलूं, देखिएगा बेटा डिस्पोजल अकाउंट खोलने का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्त? डिस्पोजल अकाउंट खोलने का ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट गेन और लॉस, टू कैलकुलेट गेन और लॉस। गेन लॉस निकालने के लिए डिस्पोजल बनाया जाता है कि आपने जो नॉन करंट एसेट बेचा है उसको बेचने पे आपको फायदा हुआ या नुकसान, ये कैलकुलेट करने के लिए। सर याद रखिएगा एसेट अकाउंट हमेशा कॉस्ट का होता है। आप जब एसेट बेचते हो सिंपल एंट्री बनाते हो कैश डेबिट एसेट क्रेडिट। आप जब बेचते हो बेटा एंट्री बनाते हो कैश डेबिट एसेट क्रेडिट। सर इस केस में आप अगर ये एंट्री बनाओगे वो गलत होगा। क्यों सर? ये कैश क्या इंडिकेट कर रहा है? आपने कितने का एसेट बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस। सर एसेट अकाउंट तो होता ही कॉस्ट का है। एसेट अकाउंट में बैलेंस बीडी आता है बेटा, इधर देखो बैलेंस बीडी से स्टार्ट होता है, जो पिछले साल का एसेट होगा। फिर इस दफा अगर कोई नया खरीदा है बेटा, एडिशन होती है, एंट्री बनाते हैं एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट को डेबिट किया, ऑपोजिट नाम कैश लिखा। और सर जब आप एसेट को क्रेडिट करने जाओगे तो ये क्या, आप यहाँ कैश लिख रहे हो, आप सेलिंग प्राइस पे लिख रहे हो, बीडी कॉस्ट पर है, एडिशंस कॉस्ट पे है। आप अगर डिस्पोजल को सेलिंग प्राइस पे लिखोगे आपको कैसे पता चलेगा कि बैलेंस सीडी कॉस्ट की बेसिस पे आया या सेलिंग प्राइस की बेसिस पे? एक तो ये रीजन है कि मैं कैश डेबिट नहीं करूंगा,
दूसरा ये रीजन है सर, डिस्पोजल की जब भी आप एंट्री बनाओगे उसमें एक नाम डिस्पोजल का आएगा, क्योंकि अगर एक नाम डिस्पोजल का नहीं आया तो यहां आप नहीं पहुंच सकते और इसका ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा गेन लॉस निकालने का। इसका ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा गेन लॉस निकालने का। जब तक एक एंट्री में डिस्पोजल नहीं आ जाता आप जो है डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना सकते। जब डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना सकते दोस्त तो ऑटोमेटिकली गेन लॉस नहीं निकलेगा। गेन लॉस निकलेगा ही कब? जब आप डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे। क्या यहां तक क्लियर है बात दोस्त? जल्दी से बता दो। क्या यहां तक क्लियर है बात दोस्त? जल्दी बता दो। जी सर। बाकी लोग भी बता दें। समझ आ गया सर। चले बेटा अब आगे बात करते हैं। सर तो कैश नहीं आएगा तो क्या आएगा बेटा? डिस्पोजल की हर एंट्री में एक नाम डिस्पोजल का होगा। तो एसेट क्रेडिट किया आपने, क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि एसेट बुक से जा रहा है। तो डेबिट किसको करूंगा? एक नाम डिस्पोजल का आएगा तो डेबिट हमेशा डिस्पोजल होगा। ये एक टेम्पररी अकाउंट है जो किस लिए बना रहा हूं? जस्ट टू कैलकुलेट गेन लॉस। तो अब बेटा आओ जरा, एसेट तो क्रेडिट कर दिया, डेबिट किसको करूंगा सर? सर डिस्पोजल को करता हूं और पहली एंट्री बनती है दोस्त कॉस्ट प्राइस पे। पहली एंट्री हमेशा डिस्पोजल की बनती है कॉस्ट प्राइस पे। वो प्राइस जिसपे आपने एसेट खरीदा था, वो प्राइस जिसपे आपने एसेट खरीदा था उस पे पहली एंट्री डिस्पोजल की बनती है। 3 एंट्रियां बनती हैं बेटा। पहली एंट्री कॉस्ट प्राइस पे डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट। कॉस्ट प्राइस पे इसीलिए क्योंकि एसेट के अकाउंट कॉस्ट का अकाउंट होता है, उसमें हर चीज कॉस्ट प्राइस पे जाती है। तो बेटा मैंने एसेट को क्रेडिट किया, ऑपोजिट नाम लिखा डिस्पोजल, तो यहां से सीडी आ जाएगा। तो अगर बेटा आपको बोले साल के शुरू में कंपनी के पास इतना एसेट था, कंपनी ने इतने का एसेट लिया और कंपनी ने इतने का एसेट बेचा, बताओ क्लोजिंग पे कंपनी के पास कितने वैल्यू का एसेट है? तो आप एसेट अकाउंट बना सकते हो बेटा। एसेट अकाउंट नहीं बनाना तो आप बेटा एसेट अकाउंट से ही एक स्टेटमेंट निकलती है। क्या सर? ओपनिंग एड परचेज। क्यों एड परचेज? क्योंकि बेटा आपका एसेट बढ़ रहा है। मैंने यही किया, बैलेंस बीडी प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल करूंगा तो ऑटोमेटिकली सीडी आ जाएगा। एमसीक्यू में टी अकाउंट बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है सर, टाइम वेस्ट करेंगे आप अगर बना रहे हैं। तो शॉर्टकट क्या है सर? ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल। लेकिन सर ख्याल रखिएगा कि डिस्पोजल कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? कॉस्ट वाली वैल्यू होनी चाहिए। जब ये माइनस करोगे ऑटोमेटिकली सीडी आ जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा बेटा। तो सर आप यही चीज अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं क्लोजिंग, सीडी बना स्टेटमेंट बनाकर भी क्लोजिंग एसेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या ये क्लियर है सर? हमें आगे हैं दोस्त। अगला अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। सर बैलेंस बीडी तो यहाँ पे बेटा पढ़ा है ना, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ट्रीटमेंट लायबिलिटी वाला होगा, लायबिलिटी बढ़ता है क्रेडिट होता है तो बीडी ताक कयामत क्रेडिट पे आएगा। एसेट है बेटा, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, बीडी ताक कयामत डेबिट पे आएगा। ये सब इंक्रीज रूल्स लगते हैं बेटा इस पे डेबिट क्रेडिट के। लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट होता है तो बीडी हमेशा क्रेडिट पे आएगा। एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट होगा तो बीडी हमेशा डेबिट पे आएगा। इंक्रीज रूल्स लगते हैं। अच्छा सर बीडी यहाँ गया, और क्या आता है प्रोविजन के अकाउंट में? सर अभी आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री सिखाई ना, तो प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है, कर दो प्रोविजन को क्रेडिट। ऑपोजिट नाम क्या लिखा सर आपने? इनकम स्टेटमेंट। सर दूसरी एंट्री और क्या एंट्री आएगी सर? सर एक रूल होता है बेटा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो मेरे पुराने बच्चे बैठे हुए, रूल क्या पढ़ा है बेटा हमने? whenever asset is sold, all its depreciation is reversed। सर आज तक आपने उस एसेट पे जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो रिवर्स करनी पड़ेगी। क्यों रिवर्स करनी है सर? बेटा इसीलिए रिवर्स करनी है, जब आपने एसेट बेचा, आपने एसेट को बुक से हटा दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दिया, खत्म कर दिया, तो बेटा उसकी डेप्रिसिएशन का बर्डन अब मैं अपनी बुक्स में क्यों रखूंगा? आज तक लेट्स सपोज 100,000 का एसेट लिया था, 10% डेप्रिसिएशन थी, मैंने जैसे ही एसेट बेचा बेटा, एसेट को क्रेडिट कर दिया 100,000। 4 साल तक मेरे पास एसेट था, यानी हर साल 10-10 हजार की डेप्रिसिएशन अगर चार्ज किए तो 4 साल तक 40,000 बेटा। मैंने एसेट को तो 100,000 से हटाया कॉस्ट प्राइस से,
डेप्रिसिएशन को हटाया ही नहीं भाई। जब एसिड ही अब मेरी बुक्स में नहीं है तो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी मेरी बुक्स में नहीं रहेगा, वो भी क्या होगा, रिवर्स। तो आप जब सुनो, अब सुनो, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं तो प्रोविजन को क्या करता हूं, क्रेडिट। अब जब डेप्रिसिएशन रिवर्स करूंगा, प्रोविजन को करूंगा डेबिट। सर ये आप क्यों रिवर्स कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने एसिड बेचा है। और सर आपने अभी कहा था जब भी एसिड बेचेंगे डिस्पोजल करेंगे एसिड का, एंट्री में एक नाम हमेशा डिस्पोजल का आएगा। तो प्रोविजन अगर डेबिट हो रहा है यानी क्रेडिट में इस दफा डिस्पोजल आएगा। सर किस अमाउंट पे, सर टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज, आज तक जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है उस पर। बेटा देखो मेरे लिए बहुत आसान है, डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट बनाऊं और बोलूं बस ये फॉर्मेट याद कर लो, रट्टा मार लो, कर लेना एमसीक्यू में सॉल्व। लॉजिक दे रहा हूं बेटा, तमीज से इज्जत से प्लीज पढ़ लें और फोकस कर लें। कोई चीज ना समझ ले पूछ लीजिए, मेरे लिए बहुत इजी है। मैं डिस्पोजल अकाउंट खोलूं, आपको बताऊं, याद रख लो डेबिट पे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगी, क्रेडिट पे डेप्रिसिएशन, क्रेडिट पे सेलिंग प्राइस आएगी, गेन लॉस निकाल लेना। बट बेटा लॉजिक भी तो पता हो क्या कर रहे हैं हम। तो पहली एंट्री डिस्पोजल की बेटा, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट कॉस्ट प्राइस पे। दूसरी एंट्री बेटा डेप्रिसिएशन के रिवर्सल की, सर डेप्रिसिएशन के रिवर्सल की, प्रोविजन डेबिट। अब प्रोविजन डेबिट हो रहा है तो डिस्पोजल क्रेडिट करूंगा। सर आप इनकम स्टेटमेंट को क्यों क्रेडिट नहीं कर रहे, बेटा इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनती है ना, एक दफा जो उसमें एक्सपेंस चला गया क्या अगले साल उस एक्सपेंस को रिवर्स करूंगा, नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। हर साल का इनकम इज टू बी मैच विद एक्सपेंसेस, मैं अगले साल एक्सपेंस रिवर्स नहीं कर सकता। मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट करूंगा और डिस्पोजल क्रेडिट करूंगा, क्योंकि जब भी एसेट बेचता हूं एक नाम डिस्पोजल का आता है। तो बेटा यहां देखो प्रोविजन डेबिट हो रहा है, सर आपने डेबिट किया, ऑपोजिट नाम आया डिस्पोजल, निकाल लो बेटा सीडी। यहां से जो वैल्यू आएगी वो सीडी की होगी। अगर कोई टी अकाउंट नहीं बनाना चाहता, आपसे पूछ ले एग्जामिनर बताओ क्लोजिंग डेप्रिसिएशन क्या होगी, तो आप या तो टी अकाउंट बना सकते हो या आप स्टेटमेंट बना सकते हो। स्टेटमेंट कैसे बनाओगे सर, ओपनिंग प्लस करंट डेप्रिसिएशन माइनस डिस्पोजल वाली डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा सीडी। ये देखें ओपनिंग एड करंट डेप्रिसिएशन बेटा लेस डिस्पोजल वाली डेप्रिसिएशन, जो एसेट बेचा है बेटा उसका डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे, डेप्रिसिएशन टू डेट पे, आज तक जितना डेप्रिसिएशन उस एसेट का चार्ज किया है ये सब माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग वैल्यू। तो बेटा जिस तरह वो एसेट का क्लोजिंग पूछ सकता है, आपसे प्रोविजन का भी क्लोजिंग पूछेगा कि बताओ चलो ये इवेंट्स हुए, बताओ इन इवेंट्स को एडजस्ट करके आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। जी कोई सवाल पूछ रहा था प्लीज पूछें, कौन है बेटा। हाँ सर, डिस्पोजल की कॉस्ट वाली आएगी वैल्यू सेकंड में। किस जगह बेटा, प्रोविजन में या एसेट अकाउंट में, प्रोविजन में। दोस्त प्रोविजन में डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी, एसेट में कॉस्ट की अमाउंट आएगी। एक एग्जांपल बना देता हूं, ये देखो एक एग्जांपल बना देता हूं। एसेट का कॉस्ट था 100,000, डेप्रिसिएशन रेट था 10%। आज तक 4 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की है, फिर एसेट बेचा है। तो जब डिस्पोजल करोगे दोस्त तो 100,000 से पहली एंट्री बनाओगे डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट कॉस्ट प्राइस पे। दूसरी एंट्री बनाओगे रिवर्सल की, जब 100,000 का एसेट खरीदा है, हर साल डेप्रिसिएशन 10% चार्ज की, यानी हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की है, 4 साल तक 40,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगी, यहाँ 40,000 आएगा दोस्त। क्या ये क्लियर है मायरा। अब बेटा आओ फाइनली तीसरी एंट्री पढ़ते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन की बेटा तीसरी एंट्री पढ़ते हैं। अब दोस्त तीसरी एंट्री क्या है सर, सर तीसरी एंट्री बनेगी सेलिंग प्राइस पे। यहां बनाता हूं बेटा, अब मैं एक्चुअल में नॉन करंट एसेट सेल कर रहा हूं, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा बेटा, जब एसेट बेचता हूं पैसे आते हैं, कैश या बैंक डेबिट करूंगा दोस्त। क्या अब एसेट को क्रेडिट करूंगा, नहीं। अगर आपने यहाँ एसेट को क्रेडिट किया तो इसका मतलब आपने एसेट को 2 दफा क्रेडिट कर दिया है। पहली एंट्री में तो कर ही चुके हो, यहां भी कर रहे हो। सर एसेट तो हटा चुके, एसेट के बजाय अकाउंट किसका खोला था, डिस्पोजल का। तो अब एक एंट्री डिस्पोजल की हमेशा आएगी बेटा, डिस्पोजल क्रेडिट। सर किस वैल्यू से बनेगा ये, सर सेलिंग प्राइस पे बनेगा। तो बेटा मेरी एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं। सर 100,000 का कॉस्ट था, 10% डेप्रिसिएशन थी, 4 साल बाद, सर 4 साल बाद मैं इसको बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस है बेटा मेरी लेट सपोज
65,000, 65,000 का मैं ये एसेट बेच रहा हूं। तो आओ बेटा जल्दी से डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो आप एंट्री बनाओगे ये 65,000 से बनाओगे बेटा। याद रखो बेटा बहुत सिंपल है। देखो पहली एंट्री बनेगी कॉस्ट प्राइस से, दूसरी एंट्री बनेगी आज तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ये कैसे निकाले सर आपने 40,000? बेटा हर साल 10,000 अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया और 4 साल एसेट अपने पास रखा है तो 40,000 डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज की होगी, तो रिवर्स भी इतनी करूंगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 30,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की रिवर्स 40 कर रहे हो, या डेप्रिसिएशन चार्ज टोटल 50 की और रिवर्स 40 कर रहे हो। नहीं, जितनी रिकॉर्ड की उतनी ही रिवर्स होगी बेटा। तो अब डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। पहली एंट्री देखो डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट। तो बेटा डिस्पोजल डेबिट हो रहा है, ऑपोजिट नाम क्या लिखूंगा? एसेट। सर क्या वैल्यू है हमारी एग्जांपल के हिसाब से? सर 100,000 वैल्यू है हमारे एग्जांपल के हिसाब से, मैं यहां लिखता हूं 100,000। सर दूसरी एंट्री आपने क्या बनाई? ये प्रोविजन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 40,000 से। सर डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है, ऑपोजिट नाम आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर किस वैल्यू पे? सर 40,000 पे। सर तीसरी एंट्री आपने बनाई कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। डिस्पोजल हो रहा है बेटा क्रेडिट, आपने क्रेडिट किया, आप ऑपोजिट नाम लिखोगे कैश। सर किस वैल्यू पे? सर सेलिंग प्राइस पे हमारी एग्जांपल में बेटा 65,000 है। बस सर हो गया सब। अब आप इसको टोटल करोगे, जहां शॉर्टेज आएगी वो वैल्यू निकालोगे। चेक करो बेटा। सर अगर यहां शॉर्टेज आती है, अगर यहां पे शॉर्टेज आती है, सर आपने एसेट गेन पे बेचा है, आपको फायदा हुआ है। सर अगर यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी, आपने एसेट लॉस पे बेचा है। चेक करो बेटा कैसे सर आप गेन लॉस डिसाइड कर रहे हैं। हमारी एग्जांपल गौर से देखिए, एसेट था 100,000 का, मैंने यूज किया 40,000 का और फिर बेचा 65 का, यानी मैंने इकोनॉमिक बेनिफिट जो एसेट से लिए ना 40,000 यूज करके लिए बेटा और 65,000 सेल करके लिए। टोटल बेनिफिट्स मैंने इस एसेट से 1,05,000 के लिए। बेटा एसेट तो सस्ते का खरीदा था आपने, 1,05,000 जो आपको मिल रहे हैं वो एसेट ही आपने लाख का खरीदा था। तो बेटा सिंपल सी बात है, 5,000 का आपको गेन हुआ है, फायदा हुआ है। 5,000 का आपको गेन हुआ है, फायदा हुआ है। तो बेटा अब एमसीक्यू सुन लो बेटा, दोबारा से शुरू करता हूं। एमसीक्यू कैसे आएगा बेटा? पहला एमसीक्यू हमने पढ़ा, आपसे वो पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन पूछ सकता है, क्यों हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं बताओ। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? मैंने आपको अभी लिखवाया था, आप उस ऑप्शन पर सेलेक्ट करोगे जिसपे लिखा हुआ होगा टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स लाइफ, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। दूसरा बेटा मैंने आपको डेप्रिसिएशन निकालना सिखाई, स्ट्रेट लाइन से भी, रिड्यूसिंग से भी और रीवैल्यूएशन से भी। आपका एग्जामिनर पूछता है बेटा बताओ इनकम स्टेटमेंट में क्या डेप्रिसिएशन जाएगी, तो हमने एग्जांपल के साथ किया कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जाती है। फिर वो ये भी पूछ सकता है कि डेप्रिसिएशन हम एसओएफपी में क्या चार्ज करेंगे, तो मैंने आपको बताया बेटा अगर एयर 3 की डेप्रिसिएशन बोल रहा है कि एसओएफपी में बताओ क्या जाएगी, तो एयर 3 की भी लोगे, 2 की भी लोगे, 1 की भी लोगे। फिर हमने बात की बेटा डेप्रिसिएशन की एंट्री आपसे पूछ सकता है, तो ये एंट्री है इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। मैंने आपको एक एक की लॉजिक दी, इनकम स्टेटमेंट क्यों डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है, प्रोविजन क्यों क्रेडिट किया क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। फिर मैंने आपको डिस्पोजल की एंट्रीज बताई बेटा, ये तीनों एंट्रीज पता होनी चाहिए क्योंकि आपको वो पूछ सकता है, बोलेगा बताओ, कैसे पूछेगा सर? बोलेगा बताओ डिस्पोजल की क्या एंट्री बनाओगे एसेट अकाउंट में, डिस्पोजल की क्या एंट्री बनाओगे एसेट अकाउंट में, यानी एसेट वाली एंट्री पे टिक लगाना है, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट। बोलेगा बताओ डिस्पोजल की एंट्री प्रोविजन में क्या पास करोगे, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट पे टिक करना है। बोलेगा बताओ एसेट बेचने की क्या एंट्री बनाओगे, तो बेचने की क्या एंट्री बनाऊंगा कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। क्या ये क्लियर है सर हमें? सर क्या ये क्लियर है हमें? जल्दी बताएं। बेटा इरफान बिल्कुल रिवैल्यूएशन के एसेट्स की डिस्पोजल होती है, बिल्कुल रिवैल्यूएशन के एसेट्स की डिस्पोजल होती है। अभी आपने देखा होगा मैंने फॉर्मेट लिखा था रिवैल्यूएशन का, ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स करोगे तो आपके पास आ जाएगा रिवैल्यूएशन से डेप्रिसिएशन। तो उसमें मैंने लेस डिस्पोजल लिखा था, बिल्कुल उसके एसेट्स को डिस्पोज कर सकते हो, ऐसे ही एंट्रीज बनेंगी उसकी भी, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है दोस्त? बस फर्क पता है क्या होगा? फर्क ये होगा कि अब आप डेप्रिसिएशन 10,000 इंटू 4 नहीं करोगे, आपको रिवैल्यूएशन से डेप्रिसिएशन बताएगा वो कि हर साल हमने कितनी निकाली है, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। अच्छा उसके बाद सर हमने और क्या पढ़ा?
सर कभी बोल सकता है कि एसेट की क्लोजिंग वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप टी अकाउंट भी बना सकते हो एसेट का, आप स्टेटमेंट भी बना सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये है बेटा कि क्योंकि एमसीक्यू सिर्फ है, टाइम बचाइएगा, कैलकुलेटर पे ओपनिंग एट परचेज लेस डिस्पोजल करोगे, क्लोजिंग आ जाएगा। लेकिन ख्याल रखिएगा डिस्पोजल कॉस्ट पे होना चाहिए, 100,000 पे होना चाहिए। बच्चे 65 पे ले लेते हैं, सेलिंग प्राइस पे ले लेते हैं। बेटा एसेट अकाउंट हमेशा कॉस्ट का अकाउंट होता है, याद रखिएगा। फिर मैंने आपसे कहा वो आपसे डेप्रीसिएशन भी निकलवा सकता है, बताओ डेप्रीसिएशन की वैल्यू एट 31 दिसंबर क्या है, तो आप ओपनिंग एड करंट चार्ज लेस डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन करोगे तो बैलेंस शीट आ जाएगा। और आखिरी चीज जो वो हमेशा एक एमसीक्यू डालता है गेन लॉस का, तो वो आपको डिस्पोजल अकाउंट से बनाना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम में क्यों हम बिला वजह डिस्पोजल अकाउंट खोलें, आप कोई ऐसी चीज बता दें जिससे डिस्पोजल खोलना ना पड़े। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ कि डिस्पोजल कैसे नहीं खोलना पड़ेगा। आओ, इसकी भी स्टेटमेंट है सर तो दूसरा तरीका क्या है सर, आप बेटा देखो सर एसेट की कॉस्ट प्राइस यह है, आप गेन लॉस कैसे निकालते हो, दिस और माइनस दिस, यानी मतलब क्या हुआ सर, मैं स्टेटमेंट बना के दिखाता हूं, जितनी भी कॉस्ट थी उसमें से आप लेस करोगे आज तक का टोटल डेप्रीसिएशन, आपके पास जो आंसर आएगा उसको नेटबुक वैल्यू कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग में। नेटबुक वैल्यू को आप कंपेयर कर लो कैश रिसीव्ड से, आपको कितना पैसा मिला है। सर अगर आंसर पॉजिटिव आएगा समझ जाइएगा लॉस है, सर अगर आंसर नेगेटिव आएगा समझ जाइएगा गेन है। हमारी एग्जांपल सुनिए, एसेट की कॉस्ट कितनी थी दोस्त, 100,000, लिख लो बेटा कॉस्ट के पास 100,000। सर हमारी वैल्यू में पीएफडी कितना था, ये देखें पीएफडी था 40,000, सर माइनस करते हैं 40,000, आपके पास नेटबुक वैल्यू आ गई 60,000। सर 60,000 को किससे कंपेयर करूंगा, कितना कैश मिला है, तो कितना कैश मिला है दोस्त, सेलिंग प्राइस कितने की थी 65,000, 65,000 का एसेट बेचा है। ये देखो बेटा 60,000 वाले एसेट की वैल्यू, जो जिसकी वैल्यू 60,000 थी आज आपने वो 65,000 का बेचा है, यानी 5,000 नेगेटिव आपका फायदा हुआ है सर। तो अगर कोई बच्चा डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना चाहता वो स्टेटमेंट से भी कैलकुलेटर से कर सकता है बेटा एग्जाम में। क्या यहाँ तक क्लियर है सर हमें? जी सर। इरफान बेटा आपको क्लियर है, आप जो रिवैल्यूएशन का सवाल मुझसे पूछ रहे थे इरफान? जी सर क्लियर। तो बेटा ये मैक्सिमम चीजें हैं जो आपको एमसीक्यूज के लिए पता होनी चाहिए। अब बेटा सुन लें, आज की क्लास यहीं खत्म करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आप लोगों से। जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं वो तो जो मुझसे पढ़ रहे हैं करंटली वो तो ठीक है, जो जितने भी नए बच्चे हैं बेटा, दिस वाज द लास्ट फ्री क्लास ओरिएंटेशन क्लास जो आप लोगों ने ली बेटा। नेक्स्ट क्लास जो हमारी सैटरडे को होगी वो क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों को अलाउड होगी लेने के लिए, मैं न्यू स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, दोज who are willing to pay for the session। ये एक पेड सेशन है बेटा, हमने शुरू की 3 वीडियो सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि बच्चे को आइडिया हो कि हाउ प्रिपरेशन विल बी डन। एंड आपको देख ही रहे होगे बेटा कितनी मेहनत लग रही है, हर चीज हर एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से हर बात कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जब एमसीक्यूज करेंगे बेटा स्मूथली हर चीज होगी। और आप अगर ये सोच रहे हैं बेटा कि सर ये फॉर्मेट्स और हमारे पास नहीं है, तो बेटा ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा एक हैंडआउट बना हुआ है एमसीक्यू शॉर्टकट्स के नाम से, वो मैं शेयर करूंगा ग्रुप पे, जिसमें मैंने पूरे कोर्स को 11 पेजेस पे डाला है। उसमें ये सारी चीजें, ये सारे फॉर्मेट्स, मैं जितनी भी चीजें यहाँ बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ वो सब उन शॉर्टकट्स में मौजूद है। तो अगर कोई नहीं लिख रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं, यू विल गेट दैट 11 पेजर हैंडआउट। मैंने पूरे ओ लेवल्स के अकाउंट्स के कोर्स को एमसीक्यूज के लिए जो है वो 11 पेजेस पे डाला है। तो वंस वी डू द रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स, हम फिर वो एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करना। तो जिन लोगों को बेटा, जिन लोगों ने अभी तक फीस वगैरह पे नहीं की है बेटा, दिस इज द लास्ट फ्री सेशन। अगला सेशन जो भी होगा वो पेड स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ होगा। तो इफ यू ऑल विश टू ज्वाइन तो आप लोग बेटा, मैनेजमेंट की तरफ से आपको टेक्स्ट आएगा या कॉल आएगी तो आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, सी यू ऑल इंशाल्लाह ऑन सैटरडे बेटा, 1 से 2:30 मुलाकात होगी आप लोगों से। और हम क्या कर रहे होंगे बेटा ये सुन लो, 1 से 2:30 क्लास है, तो अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स बेटा हमारा हार्डली विल टेक हाफ एन आवर, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स विल हार्डली टेक हाफ एन आवर। उसके बाद बेटा हम जो है वो इन्वेंट्री करेंगे, इन्वेंट्री भी हाफ एन आवर का है मैक्सिमम बेटा, 1 घंटा, 1 घंटे में ये 2 टॉपिक्स हो जाएंगे। देखो ये बड़े बड़े टॉपिक्स से, बेड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ज्यादा टाइम लिया, अब टॉपिक्स छोटे छोटे हैं बेटा, कम टाइम लेंगे। तो बेड डेट्स,
डेप्रिसिएशन हो गया हमारा, अक्रूवल्स, प्रीपेमेंट्स, इन्वेंट्री हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कोशिश यही होगी कि कंट्रोल अकाउंट्स तक कर लें नेक्स्ट क्लास में। ये 3 टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह बेटा फॉर्मेट्स बताऊंगा और बताऊंगा किस तरह एमसीक्यू पूछा जाएगा।